A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। रोज दिन में 12 बजे हम हमारा डेली सीए सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 8 मई 2024 के करंट अफेयर्स। कौन से एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स हैं, ये नए बच्चों के दिमाग में जरूर क्वेश्चन रहता होगा। तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इंडिया के अंदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वनडे हो, टीचिंग, डिफेंस, बैंक, या फिर आपके रेलवे से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, स्टेट सिविल्स हो, यूपीएससी सिविल्स हो, सभी के लिए यहाँ से करंट अफेयर का बेस आपका बनेगा। राइट, आगे बढ़े उससे पहले आज की हम तिथि देखेंगे। 8 मई 2024 को वैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या आती है। कृष्ण पक्ष जिसमें चांद धीरे धीरे कम होता है और आज आखिरी दिन है कृष्ण पक्ष का। चांद पूरा हमारी तरफ से दिखना बंद हो चुका है अर्थ से, और अब शुक्ल पक्ष कल से चालू हो जाएगा, प्रथमा होगी उसकी। अब आज की न्यूज़ की ओर मूव करें उससे पहले कल जो सेशन लिया गया था उसमें जाते जाते आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाता है। राइट, तो उसका आंसर डिस्कस करेंगे फटाफट से। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसका क्वेश्चन ऑफ द डे आई हैड लेफ्ट विथ यू। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, इसके नए प्रेसिडेंट के तौर पे किसको हाल ही में शपथ दिलवाई गई है? और राइट आंसर क्या है? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जी। ये जीएसटी से रिलेटेड एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है और उसके प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? संजय कुमार मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी। आज जो भी कुछ आप पढ़ने वाले हो उसका पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में भी मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफरेंट अवेलेबल हैं ये पीडीएफ। अगर आपको मंथली मैगजीन चाहिए अप्रैल मंथ की, तो ये अपलोड हो चुकी है parchamclasses.in पे। पूरे महीने की जितनी भी न्यूज़ है कैटेगरी वाइज अप टू डेट आपको स्टैटिक पॉइंट्स के साथ में इस मैगजीन में मिल जाएगी। इंग्लिश वाली आ चुकी है, हिंदी वाली 10th तक आ जाएगी। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप परचम ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी अगर कोर्सेज सब्सक्रिप्शन की चाहिए, कोई पीडीएफ लिया मिल नहीं रहा है, तो मेल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, परचम ऐप में चैट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहला जो सेक्शन होता है दैट इज इंपॉर्टेंट डेज, और उसमें भी वेरी फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। जयंती यानी बर्थ एनिवर्सरी। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जयंती डेथ एनिवर्सरी को तो नहीं कहा जाता, नहीं, बर्थ एनिवर्सरी को कहा जाता है। और अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलें, ग्रेगोरियन यानी जो जनवरी फरवरी इंग्लिश कैलेंडर हम बोलते हैं, यूनिवर्सल कैलेंडर, उसके हिसाब से 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है। लेकिन अगर आप बंगाली कैलेंडर देखोगे उसके हिसाब से आज इस साल तिथि पड़ रही है जब रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जाएगी। अब एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा, चांसेस बहुत रेयर हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती कौन सी तिथि पे पड़ती है, कब आती है। नो, इनकी लाइफ से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, यानी इनकी जो बायोग्राफी है उससे रिलेटेड पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी, वी ऑल नो कि हमारा जो जन गण मन यानी कि नेशनल एंथम है, या फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, वो दोनों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। हमारा नेशनल एंथम ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है। एशिया से पहले व्यक्ति और पहले नॉन यूरोपियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, वो रविंद्रनाथ टैगोर बनते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली लिटरेचर रहे, काफ़ी इन्होंने रचनाएं की हैं। अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट यूरोपियन। यहाँ अगर आपको छोटा छोटा ये दिख रहा है ना, डोंट वरी अबाउट द फॉन्ट, ऑल दीज पॉइंट्स आर मेंशन्ड हियर आल्सो। राइट, सो यू कैन गो थ्रू विच एवर स्लाइड यू वांट। आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो मैं यहाँ से पढ़ा देती हूँ सो दैट आपको विजिबिलिटी रहे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की इस साल 163rd बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही है। इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। कहाँ? कोलकाता के अंदर। उस समय कलकत्ता कहा जाता था। वर्ल्ड रिनोड पॉइंट है, लिटरेचर हैं और फिलोसोफर हैं, एशिया के पहले नॉन यूरोपियन नोबेल प्राइज विनर लिटरेचर में। ठीक है, इनको प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, विच ईयर? इन द ईयर 1913। गीतांजलि जो इन्होंने कंपाइलेशन लिखा था उसके लिए मेजरली। 16 की एज, इन्होंने बहुत जल्दी लिखना शुरू कर दिया। 16 की एज पे आते आते इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम्स का कलेक्शन पब्लिश किया था, फर्स्ट पोएम। और कौन से? पेन नेम से। पेन नेम मतलब जो अपना निक नेम या आप अपना एक राइटर का नेम लिख देते हो, तो इन्होंने अपना पेन नेम यूज़ किया था, भानु सिम्हा। भानु सिम्हा। कभी पूछ लिया जाए भानु सिम्हा किसका पेन नेम था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का था। नेशनल एंथम इंडिया का हो या बांग्लादेश का? बांग्लादेश का कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला। इंडिया का हमें पता ही है, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। इनको गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि इन टाइटल से भी जाना जाता है। इनकी जो डेथ है वो 7 अगस्त 1941 में होती है। एंड
ही हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ प्लेज, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, और इनके चित्र और द पोस्ट ऑफिस प्लेस भी काफ़ी पॉपुलर रहे हैं. सो ये कुछ हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जीवनी से देख लिए. चलिए, नाउ 7th ऑफ, आज है 8th ऑफ मई, नॉट 7, सॉरी, टुडे इज 8th ऑफ मई. सो आज 2 इंपॉर्टेंट डे हमें और पढ़ने, एक थैलेसीमिया डे हम पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे. रेड क्रॉस सोसाइटी अगर आपने देखी हो, ह्यूमन वेलफेयर में लगी हुई होती है, राइट फ्रॉम मेडिकल एड टू अदर सपोर्ट, तो रेड क्रॉस सोसाइटी देती है. तो आज ही के दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है. थीम क्या रही इस बार? आई गिव विथ जॉय, मैं अपनी जॉय के साथ किसी को कुछ दे रहा हूँ, एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड, राइट. और जो जॉय मैंने दी वो बदले में मुझे मिलती भी है ना, सो इट इज ओनली द रिवॉर्ड. 8th मई को ही हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे क्यों मनाते हैं? बिकॉज रेड क्रॉस के जो संस्थापक यानी फाउंडर थे, डुनांट, हेनरी डुनांट, वेयर हैव आई रिटन, हाँ, हेनरी डुनांट, उन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया था. सो जो फाउंडर हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के, हेनरी डुनांट, उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 8th ऑफ मई को, और इसीलिए 8th ऑफ मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है. अब इनके पीछे ना एक थोड़ी सी कहानी है कि किस तरह से रेड क्रॉस फॉर्मेशन हुआ. तो ये जो हेनरी डुनांट, जीन हेनरी डुनांट इनका पूरा नाम है, ये स्विस बिजनेसमैन थे. इन्होंने देखा कि भाई एक वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स घायल हुए हैं, तो इनका मन बहुत दुखी हो गया. इन्होंने सोचा कि नहीं, हमें इनको, ये सोल्जर्स जो हैं वुंडेड, इनको कोई ना कोई सपोर्ट देना चाहिए. और इसी से रिलेटेड उन्होंने एक किताब भी लिखी, मेमोरी ऑफ सॉल्फरिनो. सॉल्फरिनो में जो इटली में सोल्जर्स थे वो इन्होंने देखे थे. उस बुक की रिलीज के बाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जेनीवा में रखी गई, और जिसके तहत रेड क्रॉस मूवमेंट की शुरुआत होती है. एंड फाइनली इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट जेनीवा से जो शुरू होता है वो 1864 में जाकर के मटेरियलाइज हो जाता है. तो ये एक मूवमेंट के तौर पे इस्टेब्लिश हो जाता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, राइट. सो इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8th में, राइट. तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो? ये हमने क्रॉस बनाया, इसी से आप 8 बना सकते हो, बन सकता है ना. तो रेड क्रॉस 8, और आप रेड से क्रॉस इमेजिन कर लीजिए, मैंने तो ग्रीन से बनाया है. नेक्स्ट आता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे. थैलेसीमिया एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर बनना या तो बंद हो जाता है या बहुत कम बनता है, जिसकी वजह से आप एनीमिक हो जाते हो, और सिवियर एनीमिया की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, डेथ तक हो सकती है. सो ऐसे पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूशन करवाते रहना पड़ता है. सो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी कब आता है? 8 ऑफ मई को ही आता है. तो आप ऐसे देख सकते हो कि थैलेसीमिक पेशेंट हैं और उनके इलाज में या उनकी मदद में रेड क्रॉस सोसाइटी लगी हुई है. ठीक है, तो दोनों दिन आपको 8 से याद हो जाएंगे. वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8th मई. इसकी थीम रही एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल. सो थैलेसीमिया, लाइक आई टोल्ड यू, एक ऐसी बीमारी है जिसे हम वंशानुगत बोलते हैं, यानी कि हमें जीन्स में ही ये आगे मिलती है हमारे पेरेंट्स से, और जिसमें एक प्रोटीन जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं ब्लड के अंदर, वो बॉडी नहीं बना पा रही होती है, सफिशिएंट नहीं बना पा रही होती है. इसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी के अंदर होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आरबीसी का, जिसकी वजह से ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसी के पास आती है, ऑक्सीजन लेकर के बॉडी में आगे वो बढ़ता है. सो अब जब हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा तो ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं जाएगी तो शॉर्टलेसनेस होगी ब्रेथ की, दिमाग तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, थकान रहेगी, आपके ऑर्गन्स ठीक से वर्क नहीं करेंगे, और डेथ तक हो सकती है सिवियर एनीमिया की वजह से, राइट. और इसी के लिए जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8th ऑफ मई को ऑब्जर्व किया जाता है. ऑलराइट, ना 8th और 9th मई को एक और डे है, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देखने जैसा है. टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए एक तरह से मेमोरी का दिन है. और ये क्यों 8th और 9th में, क्यों? क्योंकि हर देश के लिए अपना अपना अलग डे रहा होगा, तो एक कॉमन डे ऑब्जर्व कर लिया गया. कुछ देश 8 को, कुछ 9 मई को अपने जितने भी लोग उन्होंने जान गंवाई है उनको याद इस दिन कर सकते हैं. ठीक है. सो 22 नवंबर 2004 को UNGA ने डिक्लेयर किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, कि हम 8th 9th मई को रिमेम्बरेंस के लिए दिन रखेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी जान गंवाई थी. वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी है. चलिए,
कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी स्टारलाइनर से रिलेटेड। बोइंग का स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट है जिसमें सुनीता विलियम्स अपनी 3rd स्पेस जर्नी करने वाली थी। अब ये रद्द हो गया है फिलहाल के लिए, तो पोस्टपोन हो गया बिकॉज कोई टेक्निकल इशू रॉकेट के अंदर, सिस्टम के अंदर आ गया था। सो सुनीता विलियम्स पायलटेड बोइंग स्टारलाइनर टेस्ट फ्लाइट पोस्टपोन्ड ओवर एटलस रॉकेट ग्लिच। ये जो स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट था, मैंने आपको कहा था एक रॉकेट से लॉन्च होगा, राइट? उस रॉकेट का नाम एटलस रॉकेट है और उसके अंदर कोई इशू आ गया टेक्निकल, बिकॉज ऑफ विच ये लॉन्च नहीं हो पाया। देन अब हम चलते हैं पनामा, और पनामा से खबर आ रही है कि पनामा को नए प्रेसिडेंट मिल चुके हैं और उनका नाम क्या है? होजे रॉल मुलिनो। इसको जोज या जोसे नहीं पढ़ते हैं, कई जगह बोलते भी होंगे, लेकिन रॉल एंड मुलिनो। पनामा कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, राइट? बीच वाले जो कंट्रीज हैं उनको सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। सो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला ये जो देश है दैट इज पनामा। और यहाँ पे नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं मुलिनो, मुलिनो से याद रखिएगा, मुलिनो एंड पनामा, पनामा, राइट? पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है। यहाँ पे 2 करेंसी चलती हैं, बाल्बोआ भी चलती है, यूएस डॉलर भी चलता है। ऑलराइट, अब इंडिया ने दुबई में जाकर के एक टूरिस्ट शो है, एग्जीबिशन है, उसमें पार्टिसिपेट किया, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। और एक कैंपेन भी चल रही है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सो लेट अस सी व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। इंडिया शोकेसेस टूरिज्म पोटेंशियल एट अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? दुबई के अंदर, May 6 to May 9 ये चलेगा। और हमारा जो टूरिज्म मार्केट है मिडिल ईस्ट में और फ्लरिश हो इंडिया का, यानी मिडिल ईस्ट से भी काफ़ी सारे टूरिस्ट हमारे देश के अंदर आए, और पर्टिकुलरली समर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि हॉट कंट्री है तो समर्स में टूरिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ वर्क नहीं करता है। इसीलिए हमने कैंपेन चलाई है कूलकेशंस, ताकि हमारी जो कूल समर लोकेशंस हैं इंडिया के अंदर उनको प्रमोट किया जा सके। कूलकेशंस कि इंडिया में समर्स में भी आप हिमालयंस रीजन्स में, साइट्स में काफ़ी सारी जगह एंजॉय कर सकते हो। गॉट इट? तो ये जो अरेबियन ट्रैवल मार्ट है 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? दुबई में। थीम क्या है इसकी? एम्पावरिंग इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। और इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो कूलकेशंस कैंपेन को प्रमोट कर रहे हैं। सो सॉरी, Who is the Minister of Ministry of Tourism? Who is the Union Minister? Please write down the name. अगली जो खबर आ रही है वो महाराष्ट्र से आ रही है। And what is that news? That महाराष्ट्र गेयर अप कर रहा है, यानी तैयारी कर रहा है टाइगर ट्रांसलोकेशन की टू सह्याद्री रिजर्व। देखिए, इंडिया के अंदर टाइगर रिजर्व्स हैं बहुत सारे, कितने हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप बताएंगे। और उसके लिए आपको किसी साइट इधर उधर जाने की, मतलब किसी और इंस्टीट्यूशन की साइट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, एनटीसीए की। किस पे जाना है? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आप इनकी साइट पे जाइए, आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। तो एक तो आप मुझे बताइएगा, हाउ मेनी TRs आर देयर इन इंडिया टाइगर रिजर्व। सो इंडिया में जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं, 5 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं जिनके अंदर 0 टाइगर काउंट पाया गया, राइट? तो उनमें से एक है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सो इस सह्याद्री टाइगर रिजर्व में टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करना कहाँ से? तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से। ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर है। इसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। सो यही न्यूज़ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं, महाराष्ट्र का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तैयारी कर रहा है ट्रांसलोकेट करना, यानी एक जगह से टाइगर्स को दूसरे जगह भेजे जाना। कहाँ से कहाँ? तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से सह्याद्री टाइगर रिजर्व तक। मैप पे इसकी पोजिशनिंग देखो दोनों की, ये देखिए, ये महाराष्ट्र दिख रहा है आपको, ठीक है? मैं मोटी मोटी बाउंड्रीज डिफाइन कर देती हूँ। सो यहाँ पे आता है तड़ोबा अंधारी, वेस्टर्न साइड में आता है, और यहाँ से ट्रांसलोकेट हम करना चाह रहे हैं सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अंदर, बिकॉज यहाँ से फिर टाइगर्स का मूवमेंट कर्नाटका साइड एंड ऑल भी होता रहता है। देन अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें टाइगर की संख्या 0 है, ठीक है? तो उस टाइगर रिजर्व में किसी और टाइगर रिजर्व से टाइगर्स को रीलोकेट किया जाना है, और इसके लिए महाराष्ट्र का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तैयार है, यानी उसने अपना पूरा काम तैयार कर लिया है। बस यूनियन मिनिस्ट्री से अप्रूवल आते ही ये काम अपना चालू कर देंगे। सो महाराष्ट्र गेयर्स अप फॉर टाइगर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना। कौन से रिजर्व में भेजा जाना है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व में। कहाँ से भेजा जाना है टाइगर्स को? तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से। अब ये दोनों महाराष्ट्र में कहाँ हैं? तो ये देखिएगा, ये महाराष्ट्र आपको मोटे मोटे तौर पे बाउंड्री मार्क कर देती हूँ मैं, राइट?
तो इसके ईस्टर्न साइड में आप देखिए तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, यहाँ से ट्रांसलोकेट किया जाना है सह्याद्री टाइगर रिजर्व में, जो कि वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में लाई करता है, राइट। अब यहाँ एक और बात जो जानने की है वो ये है कि इंडिया में 5 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहाँ टाइगर पॉपुलेशन 0 पाई गई है। उनमें से एक सह्याद्री है, लेकिन बाकी कौन से हैं? कवल तेलंगाना में, कामलांग अरुणाचल में, दंपा मिजोरम में और सतकोसिया ओडिशा में। यहाँ टाइगर पॉपुलेशन कितनी है? 0 है। तो ऐसे में आप क्या करते हो? ऐसे में आप दूसरे टाइगर रिजर्व से वहाँ टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करने की कोशिश करते हो। इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये वाला जो ट्रांसलोकेशन है तड़ोबा से सह्याद्री, इसको ऑलरेडी NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है लास्ट ईयर ही, लेकिन अभी बस यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अप्रूवल का वेट है। जैसे ही नॉट आ जाता है ये ट्रांसलोकेशन शुरू हो जाएगा। गॉट इट? अब यहीं पे आप मुझे बताएंगे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं, और नहीं इधर उधर किसी और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट वीडियो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे जाओगे NTCA के ऑफिशियल वेबसाइट पे। टाइगर रिजर्व की कभी भी कोई जानकारी चाहिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको एग्जैक्ट अप टू डेट सारे टाइगर रिजर्व्स मिल जाएंगे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर। चलो, अब क्योंकि सह्याद्री टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गया, सो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। सह्याद्री रेंज जो है वेस्टर्न घाट की, वहां पे ये लाई करता है। 2010 में इसको नोटिफाई किया गया था टाइगर रिजर्व, 2 एरियाज को ज्वाइन करके। एक था नेशनल पार्क चांदोली नेशनल पार्क, और एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कोयना। सो चांदोली और कोयना को मिला करके ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। इसका जो एरिया है वो कोयना डैम और वर्णा रिवर के आसपास वाला है। महाराष्ट्र में कुल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? महाराष्ट्र के अंदर कुल 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 2 हमने देखे, सह्याद्री और तड़ोबा अंधारी। उसके अलावा बोर, नवेगांव नागजीरा, पेंच और मेलघाट, राइट। अब आप बोलोगे मैम पेंच तो मध्य प्रदेश में है। पेंच शहर होता है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बॉर्डर एरिया पे लाई करता है। महाराष्ट्र से अब हम चलते हैं लक्षद्वीप। हाँ, वही लक्षद्वीप जो कि बहुत ज़्यादा टूरिज्म में अभी हाईलाइट होकर के दिख रहा है। लक्षद्वीप के अंदर एक फिनोमिनन देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज कोरल ब्लीचिंग। कोरल्स यूजुअली इतने कलरफुल होते हैं, राइट, लेकिन अभी ज़रा ये बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम होता है। ज़रा सा भी टेम्परेचर में बदलाव हुआ, कुछ पोल्यूशन हुआ, कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुई, तो फटाफट से इनके ऊपर असर पड़ता है, और अभी कुछ रीज़न से ये कोरल ब्लीच हो रहे हैं, यानी ये अपना जो वाइब्रेंट कलर है वो लूज करते जा रहे हैं। कहाँ के कोरल्स? लक्षद्वीप के कोरल्स। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडियन ओशन के जो वाटर्स हैं वो बहुत वार्म हो गए हैं, टेम्परेचर चेंज हुआ, और इसकी वजह से जो कोरल्स हैं वो ब्लीच हो रहे हैं। सो ऐसा क्या है, और कोरल इकोसिस्टम क्या है? कुछ महीनों पहले हमने ये फिनोमिनन पढ़ा था, अभी लक्षद्वीप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं। मरीन हीट वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल। मरीन हीट वेव्स क्या है? यानी जो ओशन है उनका पानी का टेम्परेचर हीट अप हो गया है। सो मरीन हीट वेव्स ट्रिगर वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग इन लक्षद्वीप। और ये किसने स्टडी किया उस एरिया को? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिन्होंने स्टडी किया कोरल रीफ्स को लक्षद्वीप एरिया में, और उन्होंने बोला ये मरीन हीट वेव्स की वजह से, जो अक्टूबर लास्ट ईयर से ही चली आ रही हैं, अब कोरल्स पे बहुत असर दिखने लग गया है। एबनॉर्मली हाई ओशन टेम्परेचर की वजह से ये हो रहा है। कोरल्स बेसिकली पॉलिप्स नाम के ऑर्गेनिज्म से बने हुए होते हैं, ठीक है। कोरल्स में पॉलिप्स होते हैं, और उन पॉलिप्स में एक एल्गी निवास करती है, यानी रहती है सिम्बायोटिकली, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है ये। पॉलिप्स उस एल्गी को कुछ देते हैं, वो एल्गी पॉलिप्स को कुछ देती है, और इस तरह से कोरल्स थ्राइव कर रहे होते हैं। सो कोरल्स किन से बने हुए हैं? कोरल्स आर मेड अप ऑफ पॉलिप्स, राइट। और इन पॉलिप्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जिसको हम जूजैंथली कहते हैं, लिविंग एल्गी है, और ये कहाँ रहती है? इन पॉलिप्स के टिश्यूज में रहती है, राइट। और ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। देखिए, जो कोरल्स हैं वो जूजैंथली को क्या देते हैं? ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जिनकी वजह से ये एल्गी फोटोसिंथेसिस कर पाती है, अपना खाना बना पाती है। और ये जो एल्गी है ये बदले में ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिनकी वजह से फिर ये जो पॉलिप्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन बना पाते हैं। ये पॉलिप्स बहुत सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपने आसपास हार्ड शेल बनाते हैं। कैसे बना पाते हैं? उस एल्गी के फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के तौर पे बना पाते हैं, और ये एल्गी को ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पा रही होती है, तो दोनों बेनिफिट हो रहे होते हैं। लेकिन जब कभी भी स्ट्रेस कंडीशन में आ जाते हैं कोरल्स,
पानी का टेम्परेचर चेंज हो गया, एसिडिटी चेंज हो गई, कोई पोल्यूशन आ गया, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अपनी इन एल्गीज को बाहर फेंकना चालू कर देते हैं। और जैसे ही वो एल्गी बाहर जाती है, उसके कलर बाहर निकल गए, अब वो अपने कलर लूज कर देती है और उसको कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। अपने टिश्यूज में से उसने एल्गी को बाहर फेंक दिया। तो इसलिए कोरल इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव है, उनको बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को ट्रैप मतलब एक लेवल तक रोक के रखें, पोल्यूशन नहीं करें, जो कोरल इकोसिस्टम से वहाँ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? सो ये देखिएगा, ये अगर हम बोलते हैं कोरल्स हैं तो उनमें ये पॉलिप्स है और उनके अंदर ये टिश्यूज के अंदर छोटी छोटी एल्गी है। जैसे ही स्ट्रेस होता है कोरल को, ये बाहर फेंकना चालू कर देता है और जब सारी एल्गी बाहर निकल गई तो ये ब्लीच्ड कोरल लास्ट में रह जाता है, कलरलेस। ऑल राइट, देन मूविंग ओवर टू अनदर पीस ऑफ न्यूज जो कि आ रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड, बीएसएफ से रिलेटेड। बीएसएफ में नई गाइडलाइन सामने आई हैं जिसके हिसाब से बीएसएफ में ऑन रिक्वेस्ट पोस्टिंग दी जाएंगी और एयरफेयर बुकिंग वगैरह भी दी जाएंगी। जब वो छुट्टी लेके घर आना चाह रहे हैं तो एयरफेयर बुकिंग्स एंड ऑल करवा के दी जाएंगी। ये सब क्यों? ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, ये जो स्टडी सामने आई है, एक डेटा आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से कि फ्रॉम 2019 टू 2023 यानी पिछले 5 सालों में करीब 46,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 6 सीएपीएफ फोर्सेस से अपनी नौकरी को छोड़ा है। राइट तो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, टोटल 7 सीएपीएफ्स होती हैं, अभी मैं बताऊंगी कौन सी। उनमें से 6 सीएपीएफ्स में से करीब करीब मोटे मोटे तौर पे 50,000 लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं, जिसमें से मैक्सिमम करीब 21,000 मेन एंड विमेन बीएसएफ से एसोसिएटेड थे। तो बीएसएफ से काफ़ी सारे लोग छोड़ करके जा रहे हैं। और बीएसएफ कहाँ प्रोटेक्ट करती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले इलाकों में पर्टिकुलरली एक्टिव होती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए कि इतने सारे लोग छोड़ के नहीं जाएं, और इसलिए गाइडलाइंस इशू की गई हैं जिसकी वजह से रिटेंशन करने की कोशिश की जा रही है। बस इतनी सी बात है। अब सीएपीएफ देख लीजिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जिसमें बीएसएफ हमने देखा, उसके अलावा असम राइफल्स आता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आती है, सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सशस्त्र सीमा बल। जो भी बच्चे डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको इन 7 सीएपीएफ्स के बारे में अच्छे से सब कुछ पता होना चाहिए। बाकी बच्चों एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए। बाकी जिससे रिलेटेड जो न्यूज़ आती जाती है हम पढ़ते जाते हैं। ओके, बीएसएफ के हेड कौन है? अभी हम बीएसएफ से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, बताइए हु इज हेडिंग बीएसएफ राइट नाउ। अगली न्यूज़ की तरफ रुख करेंगे और उसके लिए हम चलते हैं इसरो के महेंद्रगिरी वाली फैसिलिटी में, तमिलनाडु। सो इसरो ने कंप्लीट किया है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट इंडिया के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन से रिलेटेड। इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन, और उससे रिलेटेड एक टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका नतीजा क्या होगा कि जो लॉन्च व्हीकल है हमारा MK3 LVM-3, उसमें पेलोड कैपेसिटी बढ़ाने की ओर काम चल रहा है। इसीलिए ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन तैयार हम कर रहे हैं। तो एक स्टेप क्लोजर पहुंच चुके हैं हम, ठीक है, कि ये बनाया जा सकता है। तो इसरो ने पहला इग्निशन ट्रायल किया। कौन से इंजन की हम बात कर रहे हैं? SCE-200 यानी सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200। इस पे इग्निशन टेस्ट हुआ है। सेमी क्रायो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी जो है महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर। सेमी क्रायोजेनिक इंजन जिसके अंदर जो प्रोपेलेंट होता है, जो फ्यूल होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है लिक्विड ऑक्सीजन का और कैरोसिन का। और इसका मेन एम क्या है इस इंजन का, कि जो पेलोड कैपेसिटी होती है वो बढ़ाई जा सके, यानी कितना भार लेकर के आप स्पेस में जा सकते हो। किसकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं हम? कौन सा लॉन्च व्हीकल? MK3 या LVM-3 का, राइट। और अब एक स्टेप हम पास पहुंच चुके हैं। ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं। इसरो हेडक्वार्टर्ड बेंगलुरु में है। एग्जिस्टेंस में कब आया? 15 अगस्त 1969 में। फाउंडर विक्रम साराभाई और अभी करंट डायरेक्टर S सोमनाथ। चलिए, साइंस टेक की दुनिया में अगली न्यूज क्या आ रही है कि एक कंपनी है माइंडग्रोव सो इन्होंने इंडिया का पहला, इंडिया में ही बनाया गया माइक्रो कंट्रोलर चिप कमर्शियल स्केल पे इंडिया के अंदर लॉन्च किया है, ठीक है। यानी अब उसको बेचा जा सकता है, अलग अलग कंपनीज उसको खरीद सकती हैं, और ऐसा करके वो कंपनीज अपना 30% तक पैसा बचा सकती हैं, ये दावा किया जा रहा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द न्यूज। माइंडग्रोव कंपनी, कौन सी कंपनी है? माइंडग्रोव कंपनी, माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज, IIT मद्रास का इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है ये, यानी IIT मद्रास के सपोर्ट से ये स्टार्टअप
काम कर रहा था। सो उस कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कमर्शियल MCU चिप, माइक्रो कंट्रोलर चिप जो होती है, राइट। और ये इंडिया में ही बना हुआ हाई परफॉर्मेंस माइक्रो कंट्रोलर चिप है जो SOC और सिक्योर IoT पे काम करेगा। अब ये SOC IoT क्या है? IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी जो भी कुछ आप काम कर रहे होते हो, नेटवर्क में कर रहे होते हो, किसी से डेटा ले रहे हो, दे रहे हो, इंटरनेट कर रहे हो, ये सब उसमें सिक्योरिटी लाने का काम ये चिप करेगी। SOC यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सो ये जो चिप है, ये जो चिप इस कंपनी ने माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज ने बनाई है, इंडिया में ही बनाई है और कमर्शियली अब ये अवेलेबल हो पाएगी। इस चिप से आप अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क्स को सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। ये आपकी घड़ियों में भी लग जाएंगी, डिजिटल डिवाइसेस में लग जाएंगी, कंप्यूटर्स में लग जाएंगी, ऑल डिजिटल डिवाइसेस। तो ये आपके सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन को बहुत एनहांस कर देंगी। और कंपनी क्लेम कर रही है 30% चीपर पड़ेंगी ये चिप्स, बाकी अगर आप किसी और चिप को लें। और इंडियन ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अब इसको खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। गॉट इट? माइंडग्रोव याद रखिएगा। अगली खबर आ रही है पेटीएम से। पेटीएम के जो प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, COO, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, भावेश गुप्ता जी ने। सो पेटीएम के प्रेसिडेंट और COO भावेश गुप्ता हैज रिजाइंड। और इन्होंने बोला मुझे करियर ब्रेक चाहिए और मैं एडवाइजरी रोल देख लूंगा, पर आई वांट टू रिजाइन। सो भावेश गुप्ता हैज रिजाइंड और इसके बाद शेयर भी पेटीएम का गिरा है। और इनकी वर्क रिलीविंग कब हो जाएगी? 31 मई को इनको रिलीव कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पेटीएम मनी के जो CEO थे पहले, वरुण श्रीधर, वो अब किसके CEO बन गए हैं? पेटीएम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के। और पेटीएम मनी को नए CEO मिले हैं राकेश सिंह, ध्यान रखिएगा। सो जो भी टॉप लीडरशिप है ना, उसमें बहुत उथल पुथल आई है पेटीएम के। सो पेटीएम के जो प्रेसिडेंट हैं भावेश गुप्ता, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, राइट। देन पेटीएम मनी को नए CEO मिले हैं राकेश सिंह। पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नए CEO मिले हैं वरुण श्रीधर। यहां तक की बात समझ में आई ना? हु इज दिस विजय शेखर शर्मा? देन ये किसी पोजीशन पे नहीं है, ये फाउंडर और CEO हैं पेटीएम के, राइट। इसी पेटीएम के जिसके प्रेसिडेंट भावेश गुप्ता थे, उसी के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है पेटीएम की? 197 कम्युनिकेशन। एग्जिस्टेंस में या फाउंडेशन में कब आई? ये 2010 के अंदर आई थी। अब जल्दी से हम चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ। और स्पोर्ट्स में पहली न्यूज आ रही है मैड्रिड ओपन से, टेनिस। ओके, सो मैड्रिड ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 ईगा श्वेटिक जो हैं वो विमेन सिंगल्स जीत चुकी हैं। और मेंस में ऑड्रे रूबलेव मेंस सिंगल्स जीत चुके हैं मैड्रिड ओपन का। ओके, सो मैड्रिड ओपन, दीज टू पीपल हैव वन। किसको हराया और ये कौन सी टीम्स को बिलोंग करते हैं? ईगा श्वेटिक पोलैंड से हैं। कौन सी कंट्री को? पोलैंड से। और इन्होंने अरियाना सबलेंका को हराया है। आंद्रे रूबलेव रशिया के हैं और इन्होंने फेलिक्स ऑगर एलियजिम को हराया है, ठीक है। सो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ईगा श्वेटिक एंड आंद्रे रूबलेव। अब लास्ट एक वन लाइनर न्यूज है, फिर हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड, इसने अपना 36 नंबर का ला लीगा टाइटल जीत लिया है। ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं, जो कि स्पेन के अंदर खेली जाती है। क्लब बेस्ड है, यानी अलग अलग क्लब्स हैं और वो आपस में compete करते हैं स्पेन में। और उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और अभी तक का सक्सेसफुल रियल मैड्रिड क्लब है, जो कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। इसने ला लीगा टाइटल जीत लिया है 36 बार। गॉट इट? तो ये वन लाइनर की तरह बस आपको याद रखनी है। चलिए जी, रिवीजन क्वेश्चन की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, और आंसर सिंगल लेटर में कीजिएगा, ये ऐसे मत लिखिएगा, वो होल्ड हो जाता है ना। What campaign is India launching at Arabian Travel Mart 2024 to promote lesser known summer destinations? जो समर डेस्टिनेशन कम जानी जाती हैं उनको प्रमोट करने के लिए अभी इस ट्रैवल मार्ट में जो दुबई में हो रहा है, इंडिया कौन सी कैंपेन चला रहा है? व्हाट इज दैट कैंपेन? कूल समर्स ऑफ इंडिया, कूलकेशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु वन विमेन सिंगल्स टाइटल 2024 मैड्रिड ओपन में? विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? अभी देखा है हमने, ईगा श्वेटिक ने जीता है, जो पोलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल हाई परफॉर्मेंस SOC एंड सिक्योर IoT? ये जो चिप है ये कौन सी कंपनी ने हाल ही में लॉन्च की है? माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च की है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
ऑन वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बतानी है। May 8th is celebrated as this day, बिल्कुल ठीक है। Thalassemia is the name of a group of inherited conditions that affect a substance in blood called plasma. Thalassemia प्लाज्मा को अफेक्ट करता है क्या? नहीं करता, हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है, तो ये रॉन्ग हो गई, सिर्फ 1 is correct, only 1, A will be the right answer। चलिए कुछ प्रीवियस डेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 हमने पढ़ा था 2 दिन पहले, उसमें इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक है 159। ओके, वर्ल्ड एस्थमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? BRO डे के साथ में ही हमने पढ़ा था, रिमेंबर? 7th, कहाँ गया? May 7th को ऑब्जर्व किया जाता है। तो एस्थमा डे और अगले ही दिन थैलेसीमिया डे आता है। Who won मायामी ग्रैंड प्री 2024? कल पढ़ा था हमने मायामी फॉर्मूला 1 रेसिंग या ग्रैंड प्री, किसने जीता है? लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस। Which company set to launch world's first CNG powered bike named ब्रूजर 125 CNG? ब्रूजर 125 CNG दुनिया की पहली CNG से चलने वाली बाइक कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? अनाउंस कर दिया है बजाज ऑटो। अकॉर्डिंग टू नेपाल, विच ट्रीटी एस्टैब्लिशेस इट्स क्लेम ओवर सर्टेन टेरिटरीज ईस्ट ऑफ महाकाली रिवर? महाकाली या काली रिवर के ईस्ट में जो टेरिटरीज हैं उन पे नेपाल अपना हक जमाता है या जताता है, वो कौन सी ट्रीटी या संधि के तहत जताता है? कौन सी संधि का हवाला दे रहा है नेपाल? ट्रीटी ऑफ सुगौली, जो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। And this is your question of the day. From which reserve Maharashtra Forest Department is planning to translocate tigers to सह्याद्री टाइगर रिजर्व? सह्याद्री टाइगर रिजर्व में कहाँ से टाइगर्स रिलोकेट किए जाने हैं अगर अप्रूवल मिल जाता है? So this was all about today. See you tomorrow, same time. तब तक के लिए take good care of yourself. Bye bye.